बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा पार्ट 1 का टॉपिक है यूज़ ऑफ वर्ब, और ये आज इंट्रोडक्टरी इसके अंदर लेक्चर है। आज हम देखेंगे कि सही फॉर्म लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को पॉइंट्स को माइंड में रखना है। तो सबसे पहले तो हम ये वर्ब जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे कि वर्ब का ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि 9th क्लास में भी ये शामिल होता है, 10th में भी है, पार्ट 1 में भी शामिल है। तो बेसिकली ये वर्बम वर्ड से ये ड्राइव किया गया है, और वर्बम का मतलब था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, यानी सेंटेंस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है वो वर्ब ही होता है। बाकी जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ड होगा, एक लफ्ज़ होगा, तो वो सिर्फ क्या होगा, वो वर्ब ही होगा। मतलब जिस तरह हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, राइट, लिखो, तो वो सिर्फ एक वर्ब ही क्या कर रहा है, एक पूरा सेंटेंस जनरेट कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है इस वजह से, क्योंकि कोई भी जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस जब भी लिखना है तो आपने उसके अंदर जो सही फॉर्म जो है वर्ब वो लगाना होती है। अच्छा, ये 5 नंबर का सवाल होता है पार्ट 1 के अंदर। तो यहाँ मैंने उसकी डिफरेंट कंडीशंस बता दी हैं किस तरह से ये वर्ब का सवाल जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, और सही वर्ब लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ज़हन में रखना हमारे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंस देखें, दे डैश हॉकी नाउ। अब इज़ प्लेइंग इसलिए हम नहीं लगा सकते क्योंकि दे के साथ हम इज़ नहीं लगा सकते, लिहाजा ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। आर प्लेइंग ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है, दे के साथ हम आर लगाते हैं, और फिर आगे आर के साथ ING, ये ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नाउ की वजह से आर प्लेइंग आना चाहिए था। हैज़ प्लेड इस वजह से गलत है हमारे पास, क्योंकि दे के साथ हैज़ का एग्रीमेंट हम नहीं बनाते, और इस तरह वाज भी दे के साथ हम लोग नहीं लगा सकते। तो हमारे पास जो ऑप्शन पहले सेंटेंस के अंदर वो लग सकता है वो है आर प्लेइंग का, दे आर प्लेइंग। तो पहले सेंटेंस में हमने क्या सीखा कि जब आप लोगों ने वर्ब चुनना है, अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है, ऐसा यानी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, सब्जेक्ट को भी ज़हन में रखना होगा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। यानी दे के साथ आर आ सकता है, दे के साथ इज़ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी जो पहली चीज़ हमने माइंड में रखनी है वो है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। अब ये तो एक सिंपल था कि दे जमा क्या लिहाजा हम आर लगाएंगे। अब हम ये नेक्स्ट जब हम वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग ये लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ इस्तेमाल होने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस किस फॉर्म में आ सकता है। तो यानी कुछ हमारे पास सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं कि बज़ाहिर वो मतलब उनका एंडिंग एस पर होती है, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो वो जितने भी ऑप्शन है, एंड कंस्ट्रक्शन होती है, दो बाद का सब्जेक्ट होता है, बाद का पहले के साथ एग्रीमेंट बनाना होता है, बाद का दूसरे के साथ। तो वो जितने भी ऑप्शन है हमारे पास, उसके लिए अलग एक पूरा लेक्चर जो है वो हम उसको मुख्तस करेंगे उसके लिए। तो पहली जो बात हमने माइंड में रखनी है कि जो सब्जेक्ट है उसकी कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं, और उनका हमने हर सूरत में एग्रीमेंट बनाना होता है वर्ब के साथ। सेकंड जो हमारे पास सेंटेंस है, यहाँ पर ही इज़ डैश हॉकी नाउ। ऑप्शन अब हमारे पास हैं प्ले, प्लेइंग, प्लेस और प्लेड। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे दिया गया है। अब हमने देखना है कि इसके बाद हम फॉर्म कौन सी लगा सकते हैं, जो मेन वर्ब की फॉर्म है हम कौन सी लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या हमें प्ले लगाना चाहिए, प्लेइंग लगाना चाहिए, प्लेस लगाना चाहिए या प्लेड लगाना चाहिए। तो इसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए, प्लेइंग। यानी ये जो एग्रीमेंट होता है वो इसके साथ हम लोग ING वाली जो फॉर्म है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, एस वाली फॉर्म नहीं लगा सकते। तो यहाँ इससे हमें क्या पता चला कि एक तो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है वर्ब के साथ, दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उनका भी आपस में एग्रीमेंट होता है मेन वर्ब के साथ। इसी तरह अगर एक कोई ऐसा जुमला आ जाता है इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है, और ऐसी भी कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं, ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर
इनके लीनियर वे में रिलेशंस होते हैं, यानी ही के साथ विल आ सकता है, विल के बाद आगे हैव आप लगा सकते हैं, हैज़ नहीं लगा सकते, हैव के बाद आप लोग बिन लगा सकते हैं, बी नहीं लगा सकते, और इसी तरह बीन के बाद आप लोग आईएनजी वाली फॉर्म लगा सकते हैं। तो बताने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो डिस्टेंट टेंस है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और किस हेल्पिंग वर्ब के बाद आगे मेन फॉर्म जो है वर्ब की वो कौन सी इस्तेमाल हो सकती है। ये सारे रूल्स भी ये हमें माइंड में रखने होंगे। और ये सेकंड के अंदर हमने क्या सीखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी मेन वर्ब आ सकता है, या एक हेल्पिंग वर्ब के साथ दूसरा या तीसरा आगे कौन सा हम लोगों ने किस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, किसकी पॉसिबिलिटीज है। थर्ड के अंदर हम लोगों ने देखा द पेशेंट इज डैश डेली। अब यहाँ पर इज था तो हम लोग यहाँ पर आईएनजी का स्ट्रक्चर लगा रहे थे, यहाँ पर भी इज है तो क्या एग्जामिनिंग इस लिहाज से तो एग्जामिनिंग होना चाहिए, लेकिन मरीज इसका तर्जुमा क्या होगा, द पेशेंट इज एग्जामिनिंग। मरीज़ जो वो क्या कर रहे हैं, रोज़ाना मुआयना कर रहे हैं। तो एक्चुअल लाइफ में क्या होता है कि मरीज़ का मुआयना किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो रूल है, अब वॉइस जो है उसको माइंड में रखना पड़ेगा, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस होता है। द पेशेंट इज़ एग्जामिन्ड, और अब यहाँ पर क्योंकि जो सब्जेक्ट है इस पर काम किया जा रहा है, लिहाजा हम पैसिव वॉइस लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग जो फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे इज़ एम आर के बाद। यानी अब ये हम क्या यहाँ से हमने समझने की कोशिश की है कि सिर्फ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखना, बल्कि इसके साथ ये भी देखना है कि उसकी वॉइस क्या है। अगर एक्टिव वॉइस है तो इज़ एम आर के बाद आईएनजी लगाएंगे, और अगर पैसिव वॉइस है तो फिर हम क्या करेंगे, इज़ एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब को की मदद से वर्ब लगाने से पहले हमें वॉइस डिटरमिन करना ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो एक्टिव नहीं होता। ये तीनों बेसिक पहले जो ऑप्शन है ये हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड हैं, तो इनको हम फिर डिटेल में अलग एक लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। फोर्थ के अंदर अब क्या है, ही डैश हॉकी यस्टरडे। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी नहीं है जिसकी मदद से हमें कोई इंडिकेशन हो, तो अब वर्ब कैसे लगाया जाता है। अब हमारे पास ये टेंस मार्कर हैं, यस्टरडे। तो यस्टरडे गुजरा हुआ कल, ये हमें बता रहा है कि माजी की बात है, और अब हमने जो फॉर्म लगानी है, क्योंकि फॉर्म ने क्या करना है, टेंस जनरेट करना है, तो फॉर्म हम वो लगाएंगे जो माजी को ही इंडिकेट करती हो। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो इस्तेमाल करेंगे, प्लेड। अच्छा, अब इस थोड़ा सा इस चीज़ को समझें बेसिकली, यानी जब हम लिखते हैं ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड हॉकी, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और जब भी हम टेंस डिटरमिन करते हैं बेसिकली, यानी एक्शन जो होता है उसके अंदर, ये प्ले असल में एक्शन था, तो टेंस के अंदर हम इस एक्शन के बारे में दो चीज़ें बता रहे होते हैं। एक इसका टाइम बता रहे होते हैं और एक इसकी नेचर बता रहे होते हैं, नेचर ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ एक्शन। तो पास्ट इंडेफिनिट है टेंसेस का, टाइम के लिहाज से ये पास्ट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और यस्टरडे भी क्या है, गुजरी ज़माने को शो करता है, लिहाजा यस्टरडे को जब भी आएगा उसके अंदर हम लोगों ने सेकंड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी होगी। उसके बाद ही वर्क्स हार्ड, ही। अब ये जो ऊपर वाला जो फोर्थ नंबर सेंटेंस था, अब जितने भी हमारे पास टेंसेज हैं उन सब के अपने अपने टेंस मार्कर हैं। मतलब इस तरह अगर नाउ वगैरह आ जाए फिक्रे में तो उसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, और टुमारो वगैरह आ जाए तो उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, ऑलरेडी वगैरह आ जाए तो उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये जो 12 टेंसेज हैं हमारे पास, उन तमाम के अपने अपने टेंस मार्कर हैं, और वो हमें फिर याद रखने होते हैं कि किस टेंस मार्कर के साथ, यानी वो लफ्ज़ जो टाइम को शो कर रहा हो उसके साथ हमने फिर कौन सी फॉर्म लगानी है। अगर वो पास्ट का है तो पास्ट का लगाएंगे, अगर वो फ्यूचर को शो कर रहा है तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो हम मतलब बाउंड होते हैं उस लिहाज से। फिफ्थ वन में ये है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही डैश सक्सीड्स का ऑप्शन आना चाहिए, विल सक्सीड का आना चाहिए, सक्सीडेड का आना चाहिए, सक्सीडिंग का आना चाहिए। अब इसके अंदर यह है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल, अगर जो कंडीशन की पहचान नहीं भी है तो वो तमाम सेंटेंसेस जिसके अंदर मेन वर्ब 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जिस तरह ये वर्क्स फाइनाइट वर्ब जो है एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, दोबारा फिर यहाँ पर हमने एक वर्ब लगाना है, तो जब दूसरा वर्ब लगाया जाता है वो पहले वाले वर्ब के मुताबिक लगाया जाता है।
अब इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, फर्स्ट कंडीशन है, तो दूसरे से में हम लोग विल शैल और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विल सक्सीड। इस तरह सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी पास्ट के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम लोग पास्ट कंटिन्यूस कब लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कब लगाते हैं, ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी जब दो टेंस आते हैं, दो क्लासेज आती हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो उनका एक जो क्लास का टेंस होता है वो हमें हेल्प आउट करता है दूसरी जो क्लास है उसके अंदर हमने कौन सा टेंस लगाना है। तो ये अलग से फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या रूल है इसके में रिलेटेड। 6th नंबर हमारे पास जो सेंटेंस है इसके अंदर वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश मे फेल, फेल, शुड फेल और फेल्ड, 4 ऑप्शन आगे दिए गए हमारे पास। अब इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा, तो कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और वो बाउंड कर देते हैं कि आगे आप लोगों ने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब लेस्ट का वर्ड जब भी आएगा तो हम उसके बाद जिसका माना होता है ऐसा ना हो, मेहनत करो ऐसा ना हो, यू डैश मे फेल, फेल, शुड फेल, तो लेस्ट के बाद हम लोग हमेशा शुड फेल का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये शुड फेल जो है वो लेस्ट की वजह से बाउंड है, तो यानी स्पेसिफिक वर्ड हैं। अब एज इफ़ आ जाए तो हम फिर आगे ही के साथ वार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये भी जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिक्वायर करते हैं, उनकी एक अलग लिस्ट है, वो भी माइंड में रखना होगा किस वर्ड के लिए कौन सा स्पेसिफिक हम लोगों ने स्ट्रक्चर लगाना है। तो 6 नंबर पर हम लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है। 7th पे हमने देखा ही फिनिश्ड मूवीज़, आगे वॉच, टू वॉच, वॉचेस और वॉचिंग। अब फिनिश्ड जो वर्ब था हमारे पास वो फाइनाइट वर्ब है, यानी इसको लगाते हुए हमें सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लगाया जो टेंस बाउंड होता है ही फिनिश्ड। अब इसके बाद आगे हम लोगों ने वॉच में लगाना चाहिए, टू वॉच लगाना चाहिए, टू वॉच इन्फिनेटिव है, वॉचेस ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, वॉचिंग ये हमारे पास जेरेंड है। तो ये टू वॉच और ये जो वॉचिंग है ये हमारे पास नॉन फिनिट वर्ब्स हैं। अच्छा, अब ये है कि ये फिनिश जो है जिस चंद स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं ऐसे कि जिनके बाद जब हमने कुछ के अंदर जेरेंट लगाना होता है, कुछ के अंदर हम लोग ने इन्फिनेटिव लगाना होता है। जेरेंट का मतलब है कि हम सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म लगा सकते हैं, ही फिनिश्ड, तो हम इसके साथ वॉचिंग जो है वो ऑप्शन हम लगाएंगे इसके साथ। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कौन से वो स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके बाद हमने आईएनजी वाली फॉर्म मतलब जेरेंट फॉर्म लगानी है, कौन से ऐसे स्पेसिफिक वर्ब हैं जिनके बाद हम लोगों ने कंप्लीट इन्फिनेटिव लगाना होता है, यानी टू और फर्स्ट फॉर्म। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर आप लोगों ने सिर्फ टू नहीं लगाना होता, बेयर इन्फिनेटिव भी लगाना होता है। तो वो जितनी भी यानी कि फाइनाइट और नॉन फिनिट वर्ब के दरमियान जो रिलेशन है उस बेस के ऊपर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम उनको अलग पे डिस्कस करेंगे। नंबर 8 वी शुड द ट्रूथ। अब इस सेंटेंस के अंदर यह है कि स्पीक फर्स्ट फॉर्म यानी शुड के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए, तो स्पीक भी फर्स्ट फॉर्म है, टेल भी फर्स्ट फॉर्म है, दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं। स्पोक और स्पीक्स ये तो इस्तेमाल नहीं हो सकती दोनों, लेकिन ये दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन ट्रूथ जो नाउन है तो इसके लिए हम टेल नहीं लगाते बल्कि इसके लिए हम स्पीक लगाते हैं, यानी स्पेसिफिक नाउन के लिए स्पेसिफिक वर्ब जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो लाई के लिए हम लोग टेल लगाते हैं और ट्रूथ के लिए हम लोग स्पीक लगाते हैं। तो यहाँ ट्रूथ का वर्ड है तो इसके लिए हम लोग स्पीक का जो ऑप्शन है इसको मार्क करेंगे। तो ये इनको हम कॉलोकेशन कहते हैं लैंग्वेज के अंदर कि स्पेसिफिक नाउन्स के लिए स्पेसिफिक वर्ब्स रिक्वायर्ड होते हैं, और इस तरह में वो याद रखना पड़ेगा कि कौन से नाउन के लिए किस तरह, इस तरह डू और मेक और हैव का यूज़ है, वो किस नाउन के लिए डू लगाना है, किसके लिए मेक लगाना है। तो यानी डू असाइनमेंट होगा या मेक असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने ये कॉलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माइंड में रखनी होती हैं। तो ये जो सारा हमने डिस्कस किया है कि यानी सबसे पहले जब भी हमारे पास वर्ब आएगा, सेंटेंस आएगा, तो हम उसमें हमने ये चीज़ जो माइंड में रखनी है, वर्ब लगाने से पहले जो सब्जेक्ट है उसको देखें, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमने क्या माइंड में रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के लास्ट हम देखेंगे कि मेन वर्ब कौन सा लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए हमने ये भी माइंड में रखना है कि उसके वॉइस को डिटरमिन करें कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर टोटली पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। और फोर्थ पे क्या होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं दिए गए तो फिर हम लोग टेंस मार्कर जो टाइम को शो करते हैं, जिस तरह यस्टरडे है, लास्ट है, पास्ट है, प्रीवियस है, टुमारो है,
तो इन अल्फाज को देखेंगे, इनकी मदद से हम सही फॉर्म लगा सकते हैं। अच्छा, ये अगर ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास टेंस मार्कर भी नहीं दिया होगा, तो हम ये देखेंगे क्या सेंटेंस में जो है 2 क्लासेस तो नहीं इस्तेमाल हुई, 2 दफ़ा मेन वर्ब तो नहीं इस्तेमाल हुआ, क्योंकि एक दफ़ा जो मेन वर्ब इस्तेमाल होगा वो आपके हेल्प आउट करेगा कि आपने दूसरी क्लॉज के अंदर कौन सा मेन वर्ब लगाना है। इसी तरह चंद स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसको हमने माइंड में रखना है, किस स्पेसिफिक वर्ड के लिए कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यूज़ होगा। फिर जो ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब होते हैं, जो इनके बाद फिर हम लोगों ने नॉन फिनिट वर्ब जिसमें वो इन्फिनेटिव वगैरह जनरल वगैरह आते हैं, तो इन हमने ये माइंड में रखना है कि किस वर्ब के साथ हम लोगों ने आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, किस वर्ब के साथ हम लोगों ने बेयर इन्फिनेटिव लगाना है यानी विदाउट टू फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और लास्ट वन हमने ये माइंड में रखना है कि जो स्पेसिफिक कॉलोकेशन होती है कि स्पेसिफिक नाउन के साथ कौन सा स्पेसिफिक वर्ब लगाना है, ये हमारे माइंड में आना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास 8 टोटल डायमेंशंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो हमें सही फॉर्म लगाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग सब्जेक्ट के अंदर टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड कंस्ट्रक्शन है, ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिंगुलर कैसे कितने हैं मुमकिन हैं, या कन्फ्यूजिंग एस का जो स्ट्रक्चर है, ये सारे जो पॉसिबिलिटीज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस तरह एक एक लेक्चर में ये जितना ये पॉसिबल होगा हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।